मॉलिक्यूल्स हैं, किसी भी सॉलिड के मॉलिक्यूल्स ऐसे बिहेव करते हैं जैसे इन मॉलिक्यूल्स के बीच में लगी हुई हो स्प्रिंग। जैसे ये मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के साथ स्प्रिंग्स से बंधे हुए हैं। मैं सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर बना रहा हूं। आपस में इनके बीच में क्रॉस लिंकिंग भी है। एक मॉलिक्यूल अपने आसपास के सभी मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ा हुआ है। आपस में क्रॉस लिंकिंग भी है। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाऊंगा। मॉलिक्यूल या एटम जो भी है ये आपस में ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे स्प्रिंग से जुड़े हुए हो। अब आपने क्या काम किया कि इस बॉडी पर, इस फिजिकल स्ट्रक्चर पर जो भी ये है, इस पर आपने फोर्स अप्लाई की। फोर्स अप्लाई करने पर क्या कंडीशन बनेगी? फोर्स अप्लाई करने पर इन मॉलिक्यूल्स के बीच थोड़ा सा डिस्टेंस इंक्रीज हो गया। अगर आपने स्ट्रेचिंग फोर्स लगाई है तो मॉलिक्यूल्स के बीच थोड़ा सा डिस्टेंस इंक्रीज हो गया। तो जो स्प्रिंग्स बंधी हुई हैं मॉलिक्यूल्स के बीच, ये किस कंडीशन में आ गई? ये एक्सटेंडेड कंडीशन में बन गई। और ये एक्सटेंडेड स्प्रिंग्स आपस में वापस एक दूसरे के पास अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में आने की कोशिश करेंगी। आपने बढ़ा दिया इसे, फोर्स लगाई आपने, कितना एक्सटेंड कर दिया? ये बहुत ज्यादा तो एक्सटेंड नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटीज नहीं होती। आपने थोड़ा सा इसे एक्सटेंड कर दिया तो मॉलिक्यूल्स की जो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन थी उस ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को आपने चेंज कर दिया। अब जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं, जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं, इस फोर्स को आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे? डिफॉर्मिंग फोर्स। इट इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स। लेकिन ये सारी स्प्रिंग्स खुल गई तो फिर ये स्प्रिंग्स वापस अपनी जगह आने की कोशिश में, अपनी अपनी वापस ओरिजिनल लेंथ गेन करने की कोशिश में है। ये वापस फोर्स लग रही है स्प्रिंग्स पर। ये जो फोर्स डेवलप हो गई, जो वापस स्प्रिंग्स को अपनी नॉर्मल पोजीशन में, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में लाने की कोशिश में है। वापस लाने वाली फोर्स हमेशा हम बोलते हैं क्या? ये रिस्टोरिंग फोर्स होगी। जो फोर्स डेवलप हो गई मॉलिक्यूल्स के डिफॉर्मेशन से, मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट के डिफॉर्मेशन से, नॉट मॉलिक्यूलर डिफॉर्मेशन, मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट का डिफॉर्मेशन हो गया। इस अरेंजमेंट के डिफॉर्मेशन होने से जो एक फोर्स डेवलप हुई, इसे हम बोलेंगे क्या? इसे बोलेंगे रिस्टोरिंग फोर्स। इसे और थोड़ा सा हम थोड़ा सा हम और डिफाइन कर लें रिस्टोरिंग फोर्स को, तो क्या करेंगे? जो फोर्स डेवलप हुई है इसे वापस लाने के लिए इस फोर्स का वो पार्ट लेंगे, हम वो फोर्स लेंगे जो यूनिट क्रॉस सेक्शन पर काम कर रही है। टोटल फोर्स नहीं, पर यूनिट क्रॉस सेक्शन पर जो फाइंड कर रही हो। ठीक है, तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या है? सॉरी, वो तो स्ट्रेस पहुंच गए हम। ये रिस्टोरिंग फोर्स तो ये बन गई, और इस रिस्टोरिंग फोर्स से डेवलप हुआ क्या? डेवलप हुआ स्ट्रेस। कैसा? रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया में जितने भी रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुई है, ये स्ट्रेस आपका कहलाएगा न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। समझिए बात? रिस्टोरिंग फोर्स क्यों डेवलप होती है? क्योंकि मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट चेंज हो गया। नॉर्मल कंडीशन में, स्टेबल स्ट्रक्चर में, मॉलिक्यूल्स के एटम्स के बीच का डिस्टेंस आर नॉट, कौन सा? इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। जबकि मॉलिक्यूल्स के बीच ना अट्रैक्शन है और ना रिपल्शन है। अक्सर हम ये कहते हैं कि सॉलिड्स के मॉलिक्यूल के बीच स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्शन होता है। गलत बोलते हैं। मॉलिक्यूल्स, लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन कम होता है, वो भी बात बिल्कुल गलत है। एक स्टेबल स्ट्रक्चर में
चाहे वो लिक्विड है या सॉलिड है, मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स नहीं होता। हाँ, इतनी बात जरूर है कि अगर आप सॉलिड के मॉलिक्यूल्स को दूर ले जाएंगे तो इनके बीच में बहुत स्ट्रांग अट्रैक्शन क्रिएट होगा, एज कंपेयर टू अट्रैक्शन डेवलप बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल व्हेन दे आर सेपरेटेड। लेकिन लिक्विड स्ट्रक्चर है और सॉलिड स्ट्रक्चर है, स्टेबल स्ट्रक्चर में इन मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं। अट्रैक्शन होगा तो कांटेक्ट कर जाएंगे तो छोटा पड़ जाएगा। अट्रैक्शन कब होता है? जब आप इसे डिफॉर्म कर दें, इसे आप खींच दीजिए रबड़ को, खींच गई, अब है इनके बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन, छोड़ दीजिए, वापस अपने नॉर्मल स्टेबल स्ट्रक्चर में गेन कर लिया इन्होंने, कोई अट्रैक्शन नहीं, कोई रिपल्शन नहीं। गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में भी कुछ नहीं है, लेकिन जब आप गैस मॉलिक्यूल्स को दूर लेकर जाएंगे तो उनके बीच में बहुत 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 कम अट्रैक्शन डेवलप होगा, नहीं के बराबर। तो हम ये कहते हैं इनके बीच में कोई अट्रैक्शन है नहीं। स्टेबल स्ट्रक्चर में तो कहीं कोई अट्रैक्ट, सब कुछ स्टेबल जब है तो कुछ भी नहीं हो रहा, ना दुश्मनी है ना दोस्ती है, सब कुछ स्टेबल है, ना रिपल्शन है ना अट्रैक्शन है, कुछ भी नहीं है, एक नॉर्मल स्टेबल स्ट्रक्चर के लिए। तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या है? वो फोर्स जो मॉलिक्यूल्स या एटम को उनके अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में लाने की कोशिश में है। कोशिश होती है हमेशा, फोर्स हमेशा कोशिश करती है। ये कोशिश सफल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ये वर्क पर डिपेंड करता है कि वो वर्क करने की वहां वर्क करने की गुंजाइश है भी या नहीं है। अर्थ आपको नीचे खींच रही है, लेकिन क्या अर्थ की ये कोशिश कामयाब हो रही है? बिल्कुल भी नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि कहीं कुछ और इक्विलिब्रियम बन जाए। तो रिस्टोरिंग फोर्स वापस ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन गेन करने की कोशिश करती है। कौन सा? एटॉमिक या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो भी है, और ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन गेन करने की कोशिश करती है। और इस फोर्स पर यूनिट एरिया को हम स्पेसिफिकली डिफाइन करेंगे क्या? स्ट्रेस। करेक्ट। अब यहां देखिए, जब आपने यहां एक्सटेंड किया है, जब आपने इसे एक्सटेंड कर दिया, इंक्रीज कर दी लेंथ, तो एक स्ट्रेन डेवलप हो गया यार, एक स्ट्रेन डेवलप हो गया। कितना स्ट्रेन डेवलप हो गया? चेंज हो गया, डिफॉर्मेशन हो गया, डिफॉर्मेशन हो गया। डिफॉर्मेशन होने का मतलब बिगड़ जाना। क्या बिगड़ जाना? इसकी लंबाई बिगड़ गई, जो ओरिजिनल लेंथ थी उससे थोड़ा ज्यादा हो गई, डिफॉर्मेशन हो गया। अब इस डिफॉर्मेशन किस हद तक हुआ है, कितना परसेंट हुआ है, कितना, एक्चुअली परसेंट तो नहीं बोल सकते, लेकिन इसका एक रेशियो हम फाइंड करेंगे, उसे हम क्या है बोलेंगे? स्ट्रेन। जैसे कि यह लेंथ इंक्रीज हो गई, कितनी लेंथ इंक्रीज हो गई? इसे हम लिखते हैं डेल्टा एल। और कितने में इंक्रीज हो गई? द ओरिजिनल लेंथ इज एल, सो व्हाट इज द स्ट्रेन? स्ट्रेन डेल्टा एल इंक्रीज हो गई आउट ऑफ एल, क्योंकि ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, लेंथ का यूनिट कैंसिल हो गया, तो इसका कोई भी यूनिट नहीं है, इसका कोई यूनिट नहीं है। अब कुछ ऑब्जेक्ट है, अच्छा पहले तो हम रिस्टोरिंग फोर्स समझें कुछ थोड़ा सा और। यहां आपने फोर्स अप्लाई की, ये जो डिफॉर्मिंग फोर्स है, दिस डिफॉर्मिंग फोर्स इज एक्चुअली व्हाट? इट इज फोर्स अप्लाइड, इट इज अ फोर्स अप्लाइड, जो फोर्स आपने अप्लाई की है, दिस इज द डिफॉर्मिंग फोर्स, दिस इज द फोर्स अप्लाइड। अब डिफॉर्मिंग फोर्स के अगेंस्ट रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो गई, कहां? मॉलिक्यूल्स के बीच में, एटम्स के बीच में। आपने इसे खींचा हुआ है, खींच कर रखा हुआ है, आपने फोर्स लगाई हुई है, सपोज 10 न्यूटन की फोर्स लगाई हुई, और अभी ये और ज्यादा नहीं खींच रहा, और ज्यादा नहीं खींच रहा 10 न्यूटन की फोर्स से। इसे और ज्यादा खींचने के लिए आपको अप्लाइड फोर्स अपनी बढ़ानी पड़ेगी, 10 न्यूटन से इंक्रीज करना पड़ेगा। लेकिन जब तक आप 10 न्यूटन पर है, कोई इसमें फर्दर इंक्रीज नहीं हो रहा, डेल्टा एल इंक्रीज होकर रुक गया,
तो इसका सीधा मतलब है इस 10 न्यूटन को किसी ने तो रोका हुआ है, काउंटर बैलेंस इसे किसी ने किया हुआ है। किसने किया हुआ है वो काउंटर बैलेंस? वो काउंटर बैलेंस किया है रिस्टोरिंग। हाँ, अगर आप अपनी 10 न्यूटन से बढ़ा करके 20 न्यूटन कर दें तो अब वो जो काउंटर बैलेंस की हुई था रिस्टोरिंग फोर्स ने 10 न्यूटन ने, वो तो कमजोर पड़ जाएगी। अब जब रिस्टोरिंग फोर्स कम पड़ गई थोड़ा और एक्सटेंड हो जाएगा। लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स की प्रॉपर्टी क्या है कि जैसे जैसे एक्सटेंशन होगा, डिफॉर्मेशन जितना ज्यादा होगा, रिस्टोरिंग फोर्स उतनी ही स्ट्रॉन्गर होती चली जाएगी। जितना ज्यादा डिफॉर्मेशन होगा उतनी ही रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ती चली जाएगी अप टू अ लिमिट। एक टाइम ऐसा आता है कि डिफॉर्मिंग फोर्स के बस से बाहर निकल जाता है। तो आपने अगर अप्लाइड फोर्स बढ़ा करके 10 न्यूटन कर दी और पता चला थोड़ा सा ये और एक्सटेंड हो गया और फिर रुक गया, और ज्यादा एक्सटेंड नहीं हो रहा, 20 न्यूटन से भी एक जगह आकर रुक गया, तो फिर इस 20 न्यूटन को बैलेंस करने के लिए कौन रिस्टोरिंग फोर्स कितनी हो गई? 20 हो गई। तो जब इक्विलिब्रियम स्टेट में है, जब एक्सटेंड हो चुका, डिफॉर्मेशन हो चुका, फर्दर डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा और ना बॉडी अपनी वापस ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में नहीं आ रही, तो हम इसे कहेंगे क्या है ये आपका बन गया एक स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में, इन स्टेबल इक्विलिब्रियम हमेशा क्या रहेगा आपके साथ? हमेशा ये रहेगा कि आपकी जो रिस्टोरिंग फोर्स है, द रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल एंड अपोजिट टू व्हाट? हाँ, डिफॉर्मिंग फोर्स। जितनी डिफॉर्मिंग फोर्स उतनी ही आपकी रिस्टोरिंग फोर्स। तो एक्चुअली हम रिस्टोरिंग फोर्स से ही सारे काम करेंगे। हमें इलास्टिसिटी में मतलब सिर्फ और सिर्फ रिस्टोरिंग फोर्स से है। लेकिन इक्विलिब्रियम स्टेट में ये रिस्टोरिंग फोर्स कितनी? जितनी भी फोर्स आपने अप्लाई की है डिफॉर्मिंग फोर्स, तो डिफॉर्मिंग फोर्स को ही इक्वल ले लेंगे, किसके? रिस्टोरिंग फोर्स के इक्वल ले लेंगे। बात यहां तक समझ आई? अब कुछ मटेरियल तो ऐसे हैं जिसपे थोड़ा सा स्ट्रेस डालें उसकी लंबाई काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। कौन सा मटेरियल? सिंपल सी बात है, रबर बैंड। आपका रबर बैंड है, एक नॉर्मल रबर बैंड। एक कॉमन एक्सपीरियंस है आप सभी का कि एक रबर बैंड है, रबर स्ट्रिंग है, ये रबर बैंड है। नॉर्मल कंडीशन में आपने दोनों तरफ इसमें फोर्स लगाया और क्या हुआ? एक्सटेंड हो गया। ये कंसिडरेबल लार्ज एक्सटेंड हो गया। इतना एक्सटेंड हो गया कि आपको पता लगता है कि हाँ रबर अब बढ़ गई, रबर की लेंथ अब बढ़ गई, कंसिडरेबल लार्ज एक्सटेंड। लेकिन उतनी ही लंबाई का आप एक तार ले लो, स्टील का तार ले लो, कॉपर का तार ले लो, और उतना ही फोर्स आप लगाने लगे जितना फोर्स आपने लगाया क्या? रबर वायर पर। तो इसमें भी एक्सटेंशन तो होगा, लेकिन इतना कम एक्सटेंशन होगा, इतना कम एक्सटेंशन होगा कि वो पता ही नहीं चलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्ट्रेस डालने पर कितना स्ट्रेन आएगा ये डिपेंड करेगा कि आपका मटेरियल क्या है, बॉडी किस मटेरियल की बनी हुई है, कितना स्ट्रेस डालने पर कितना स्ट्रेन आएगा। तब हम एक नई फिगर लाएंगे जो स्ट्रेस और स्ट्रेन को रिलेट करेगी। यंग ने ये देखा, यंग ने क्या देखा कि स्ट्रेस किसी भी बॉडी के अंदर कितना स्ट्रेस डेवलप होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? स्ट्रेन के। जितना ज्यादा उसमें स्ट्रेन डेवलप आ जाएगा, जितना ज्यादा स्ट्रेन आएगा उतना ही ज्यादा स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? किसी एक पर्टिकुलर बॉडी के लिए स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो क्या बनेगा? एक कांस्टेंट बनेगा। और इसी कांस्टेंट को हम, इस कांस्टेंट को बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ई से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। इन जनरल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी व्हाट इज इक्वल टू? इट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन। आपने एक सर्टेन स्ट्रेस डाला, कितना स्ट्रेन डेवलप हुआ, या जितना स्ट्रेन डेवलप हुआ उसको डेवलप करने के लिए कितना स्ट्रेन
डालना पड़ेगा। इन दोनों का रेशियो कहलाएगा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। नीचे स्ट्रेन का तो कोई यूनिट है ही नहीं, तो स्ट्रेस का यूनिट क्या रहेगा? स्ट्रेस का यूनिट वही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट वही रहेगा जो स्ट्रेस का यूनिट है, कितना? न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर।